नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसे दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। प्रश्नों को संग्रहित किया गया है। चाहे आप किसी भी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, यूजीसी नेट या हिंदी से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और ख़ास करके जो बीपीएससी टी 3 और 4 में जो पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो जो बीपीएससी टी 3.0 और 4.0 का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा और 30 में कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि हम समझ सकें कि आपका तैयारी किस लेवल पे चल रही है। और 5 तारीख से बीपीएससी 4.0 का तैयारी शुरू हो जाएगा। तो आप लोग समय निकाल कर वीडियो को देखिएगा और मेरे साथ जुड़िएगा। तो चलिए आज के प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। किस विद्वान ने रीतिकार को रीतिकार की संज्ञा दी है? आपको बताना है कि वे कौन विद्वान थे जिन्होंने रीतिकार को रीतिकार की संज्ञा दी है। तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार को रीतिकार की संज्ञा दी है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी में प्रसिद्ध ललित निबंधकार किसे माना जाता है? हिंदी में प्रसिद्ध ललित निबंधकार किसे माना जाता है, यानी किन्हें जो है ललित निबंधकार का जनक या प्रसिद्ध निबंधकार माना जाता है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। विकल्प क सही हो जाएगा क्योंकि ललित निबंध की शुरुआत इन्होंने ही किया था। बहुत ज़्यादा ललित निबंध लिखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, यूजीसी नेट से लेकर बीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको जो है देखिए। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, विद्यापति के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? तो ये जो कथन है वो रामचंद्र शुक्ल का है। विद्यापति के संबंध में ये कथन कहते हैं। विकल्प क सही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से प्रश्न पूछता है तो आप लोग इसे देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम जो आपके लिए मेहनत करते हैं वो हमें एक उत्साह मिल सके। हम समय निकाल कर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। फिलहाल कुछ जो है समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन 5 तारीख से जो है क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित रूप से चलने लगेंगे। चंद्रवर दाई रचित पृथ्वीराज रासों में कितने समय या सर्ग हैं? वहाँ सर्ग को जो है समय बोला गया है पृथ्वीराज रासों में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चंद्रवर दाई के जो पृथ्वीराज रासो है उसमें 69 सर्ग है, यानी विकल्प जो घ है वो सही हो जाएगा। 69 सर्ग हैं, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 5वां प्रश्न है। रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई है? रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की संख्या कितनी बताई है आपको बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने सिद्धों की जो संख्या है उसकी जो है संख्या 84 मानते हैं। विकल्प घ सही है। 84 सिद्धों की संख्या उन्होंने बताया है। और नाथों की संख्या जो है वो 9 बताते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नाथों की संख्या 9 बताते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है आपको बताना है। तो अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का जो शुरुआत है वो जोगिंदर के द्वारा, इसे जोगिंदर भी कहा जाता है, के द्वारा किया गया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो कवि हैं निर्गुण भक्ति धारा
का नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है निर्गुण भक्ति धारा के नहीं है। तो देखिए रैदास, नानक, कबीर तीनों निर्गुण भक्ति धारा के हैं, लेकिन विद्यापति जो है सगुण भक्ति धारा के हैं, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? यानी सिद्धों में जो 84 सिद्ध थे उसमें सबसे पुराने कौन थे, आपको बताना है कि सबसे पुराने कौन थे। ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, वहीं से मैंने इसको उठाया है। तो ये जो है सिद्धों में सबसे पुराने सरहप्पा को माना जाता है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं कौन है, आपको बताना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो ग्रंथ है उसके रचनाकार कौन हैं? तो उसके जो रचनाकार हैं वो बच्चन सिंह हैं, विकल्प घ सही हो जाएगा। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के रचनाकार सुमन राजे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाऊं, गरे राम की जेबरी जित खेचे तित जाऊं। उपयुक्त पंक्ति किसका है? ये जो पंक्ति है वो किस विद्वान या कवि का है, आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है वो कबीर दास का है, अपने आप को कुत्ता बताते हैं और इसी के अनुसार जो है ये निर्गुण को स्थापित करते हैं। तो विकल्प का सही हो जाएगा, कबीर की ये पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मरिका कह गए सबके दाता राम। यह पंक्ति किस कवि की है? ये जो पंक्ति है वो किस कवि की है, आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है वो मरुक दास की है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। इनमें से कौन जो है कबीर की वाणी के बारे में सही नहीं है, यानी विशेषता नहीं है। तो देखिए संसार की अनित्यता ये जो है सही है। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व ये नहीं है। हृदय की शुद्धि, हिंदू और मुसलमानों को फटकार, तीनों सही है, लेकिन मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व नहीं बताया है, ये जो गलत है और गलत ही पूछा गया है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए इंद्रावती नूर मोहम्मद का है, हंस जवाहिर कासिम शाह का है, चित्रावली उस्मान का, मधुमालती जो है मंझन का है। तो ये जो है सही नहीं है, विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी के पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसमें जो पद्मावती है वो कहाँ की राजकुमारी थी, आपको बताना है। तो पद्मावती जो राजकुमारी थी वो सिंहर द्वीप की थी, विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जायसी ने पद्मावत की रचना किस भाषा में की है? यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखी है वो किस भाषा में लिखी है, आपको बतानी है। तो उन्होंने जो रचना की है वो अवधी भाषा में की है, विकल्प क सही हो जाएगा, ठेठ अवधी में की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी ने पद्मावत में बारहमासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है? यानी इन्होंने जो बारहमासा पद्धति का जो उपयोग किया है किसके लिए किया है, आपको बताना है। तो इसका जो उपयोग किया वह विरह वर्णन के लिए किया है, यानी जो नायिका है उसका विरह वर्णन के लिए बारहमासा का उपयोग किया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य का उद्देश्य है, सूफी जो काव्य लिखे गए हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको बताने हैं। तो सूफी काव्य का जो उद्देश्य है वो है प्रेम का निरूपण करना, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, क्या नाम है, आपको बताना है। खड़ी बोली को और किस नाम से जाना जाता है? तो खड़ी बोली को जो है कौरवी नाम से भी जाना जाता है, विकल्प क सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं जो है आप देख सक रहे हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कितना सही होता है कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ?
भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, आपको बताना है। तो सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन होता है, विकल्प घ सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि को अप्रमाणिक कहकर रोमन लिपि को किस भारतीय ने प्राथमिकता दी है, आपको बताना है। यानी देवनागरी लिपि को अप्रमाणिक मानकर रोमन लिपि को किसने प्राथमिकता दी है, आपको ये बताना है। तो ऐसा कहने वाले जो हैं सुनीति कुमार चटर्जी हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो प्रथम महाकाव्य जो है पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, आपको बताना है। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है, कितनी है, आपको बताना है। तो इनकी जो रचना है प्रिय प्रवास हरिऔध की, उसमें जो है सर्गों की संख्या जो है 17 बताया गया है, यानी 17 है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से सर्ग भी पूछ लिए जाते हैं। नाटक से जो है नाटक के अंक पूछ लिए जाते हैं या दृश्य पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ जब आप तैयारी कीजिएगा तो उस पर ध्यान दीजिएगा एक एक चीज़ों को, क्योंकि इस तरीक़ा से प्रश्न भी पूछा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन हैं, आपको बताना है। तो उनके अनुसार जो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं श्रीधर पाठक हैं, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है, हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का पुरजोर प्रयास किया था, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ, भारत भारती का जो प्रकाशन है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो उसका कब हुआ था, तो विकल्प घ सही है, 1912 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जिसको अंग्रेजों ने जब्त किया था और जिसके कारण जो है भारत में लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगी थी। इसी को देखते हुए महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि की दर्जा दिया था, राष्ट्र कवि कहकर संबोधित किया था, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है, किसके नाम पे किया गया है द्विवेदी युग का नामकरण, आपको बताना है। तो द्विवेदी युग का जो नामकरण किया गया है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे किया गया है, विकल्प क सही हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसका आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि छोटे प्रश्न गलत हो जाते हैं तो आपका 1 नंबर चला जाता है। और बीपीएससी में 1-1 नंबर का महत्व है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से बनाइएगा ताकि एक भी नंबर आपका गलत ना हो। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है, यानी मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है साकेत, उसकी कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र से जुड़ा हुआ है, किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है, आपको बताने हैं। तो ये जो जुड़ा हुआ है वो लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है, विकल्प घ सही हो जाएगा। इसमें उर्मिला को जो है चित्रित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है, हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है, तो हिंदी रंगमंच का जो जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, विकल्प ग सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 30वां प्रश्न देखते हैं। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है, भारत भारती जो मैथिली शरण गुप्त की रचना है उसमें किस भावना रूपरेखा जो प्रस्तुत है उसमें किस भावना का जो है
रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें जो है राष्ट्रीय भावना का जो है रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इस 30 प्रश्न में आपका कितना सही हुआ है हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम समझ सकें आपकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही है। और आज का प्रश्न है, रीतिकार को अलंकृत कार्य किस विद्वान ने कहा है? रीतिकार को अलंकृत कार्य किस विद्वान ने कहा है हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो चैनल बनाया गया है आपकी तैयारी की ज़रूरत को देखते हुए बनाया गया है। तो आप लोग मेरे चैनल से यहाँ हिंदी जंक्शन से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।